ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड थ्रू 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट और एक्सेलरेट कर दिया गया, so 2 electron volt plus 2 volt further to kinetic energy becomes further 2 electron volt, total kinetic energy हो गया 4 electron volt। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, Do sir. we have this formula for electron? Yes, sir. इसका वैल्यू 4 रखो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा भी। E4 के बाद E5 from Nitin. The uncertainty in position and velocity in the particle is this and this. Find the mass of particle. E5 m delta x delta v h upon 4 pi. Nitin, delta x is given in the question, delta v is given, h constant, pi constant, mass that you have to find out. कर लोगे solve? यस क्या सर, करके बताओ? कर लूंगा सर। चलो पार्ट 1 आई थिंक कंप्लीट। E1 E2 E3 पहले ही क्लास में हमने कर लिए थे, राइट? Yes, sir. यस सर, पार्ट 2 पर चले हम। Yes. यस सर। Part 2 doubts. Fast. Exercise on part 2. अब नितिन ये 2 4 5 में क्या समझो? 2 4 5 से आदित्य पाटिल 4 7, मतलब तुमने सेक्शन नहीं लिखा, मुझे कैसे पता चलेगा? यस सर, सॉरी सर। Okay, so E2 E4 सेक्शन डी डिस्कस नहीं हुआ था क्या पार्ट 2 का? Why? अंशु, तो फिर तुम्हारे जो भी सेक्शन डी के डाउट्स है ना, तुम पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? Yes, sir. E2, what possibly can be the ratio of de Broglie wavelength for two electron each having zero initial energy and accelerated through 50 and 200 volt? Lambda 1 upon lambda 2, 150 upon V1, 150 upon V2, under root V2 by V1. V2 is given 200, V1 is given 50. Answer is 2:1. समझ में आया E2? Yes, sir. E4 अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है।
कितना होता है 1800 इंटू 4 7200 इंटू 2 14,200 14,000 समथिंग 15,000 समथिंग अप्रोक्सीमेट। देखो हमें इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ इस टर्म में पता है √150/v और 12.2 अपॉन √v। हमें चाहिए अल्फा पार्टिकल का बेसिक फॉर्मूला h/√2m³। h दोनों का सेम, 2 सेम, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट किया है मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1837। अल्फा का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ e, +2 चार्ज होता है। इसको सॉल्व किया इतना आ गया लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका वैल्यू रखा 150/v। अब इसके बाद कैलकुलेशन बहुत सा इन्वॉल्व है, रफ कैलकुलेशन मैंने किया है। चलो कितना आता है, ये 0 कैंसल, 1500 बचा, 1/10 रफली 0.1 अपॉन √v अप्रोक्सीमेट। है कोई ऑप्शन इस ऑर्डर में 0.1 अपॉन v के ऑर्डर में, √v के ऑर्डर में? यस सर। Yes, sir. C. Yes, sir. C Yeah. वो option. आंसर हो जाएगा। सर आया? वो वाला सर दोनों रूट का वन रेशियो क्यों? रेशो क्यों लिया? रेशो हम तब लेते हैं जब एक इंफॉर्मेशन हमें दी होती है, एक इंफॉर्मेशन पता होती है और सेकंड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पे गया। ऑप्शंस देखें, ऑप्शन उस फॉर्मेट में थे जिस फॉर्मेट में मुझे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली इक्विवेलेंट पता है √150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इन एंगस्ट्रॉम। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि उसी टाइप से मैं उसको रिलेट करूं इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली इक्विवेलेंट। उसने दोनों का रेशो ले लिया। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस इसके बाद है E5 का पार्ट 2 फ्रॉम वरद। Sir. E5 का पार्ट 2 व्हाट डज इट मीन पार्ट 2? वो तो आंसर है सर बी। हाँ मतलब E5 बताना है, क्या बताना है वरद? वरद प्लीज कंफर्म। इसके बाद है E7 फ्रॉम आदित्य। The uncertainty in momentum is given, the uncertainty in position. आदित्य पाटिल E7 में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन हमसे ना बने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। मोमेंटम इन अनसर्टेनिटी पूछा गया है, मोमेंटम इन अनसर्टेनिटी, मोमेंटम इज गिवन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन होगा जो इसे रिलेट करेगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h/4π। बस h पता है, पाई पता है, डेल्टा x हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, डेल्टा p दे रखा है ऐसा यूनिट, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। हो जाएगा Yes, sir. सॉल्व आदित्य पाटिल E7। Yes, sir. E5 बताना है क्या वरद? नहीं सर वो गलती से E5 टाइप हो गया, E4 था सर। चलो कौन सा था वो? E4 था सर। ठीक है। पार्ट एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट। यस Yes, सर। sir. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे चले हम। सर हाँ सर मुझे E4 में डाउट है। क्या डाउट है बोलो।
सर जो ऑप्शन ए है, लेकिन डी ब्रोगली ने तो ये सजेस्ट किया था कि हम वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल का निकाल सकते हैं। सर तो फिर वो फर्स्ट फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल सकते, जो नहीं, ऑप्शन ए मुझे में? डाउट क्लियर हुआ। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला मतलब कौन सा, ये वाला अंडर 150 बाई वी वाला? यस सर। तो ये देख, वेवलेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। ये जनरलाइज है, किसी के लिए भी वैलिड है। अब तूने इलेक्ट्रॉन का मास रखा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखा, तब जाके ये फॉर्मूला है। तो तूने इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पुट कर दी ना। दिस इज नॉट जनरलाइज फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इसको यूज कर जिसके लिए भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही मैंने यूज किया। आया समझ में? यस सर। Exercise 2 part 1 doubts fast. सर आपने फिर इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्यों लिया अल्फा पार्टिकल के साथ? क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है और ये कैलकुलेट करना, ये मुझे पता है अंडर 150 बाई वी, और सारे ऑप्शन इस टर्म में दे रखे। तो जो मुझे पता है जिस फॉर्मेट में आंसर है, तो उसका रेशियो ले लिया। मैं क्यों इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं कि एग्जाम में कर भी पाऊं। यस थोड़ा सा सर। हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगा, करने को कर सकते हो। मास ऑफ अल्फा रखो, चार्ज ऑफ अल्फा रखो, सॉल्व करो अंडर रूट वगैरह। तो मुझे थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लगा, बाकी तो वैसे भी जा सकते। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से सिर्फ 2 बच्चों के डाउट आए। 11, 12, 13, 14, 15, 11 to 15 डाउट्स पूछे गए हैं, और बस 2-3 बच्चों की डाउट है, सोल्व किए नहीं किए तुम लोगों ने? सर वन देखो, which wavelength of He plus will have similar value as Li2 plus 2 to 4 transition? रेडबर्ग इक्वेशन लिख दिया दोनों के लिए। n1 इनटू हमें डिटरमाइन करना है। r कैंसल, 3 को अंदर ले जाओ, सो 1 अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे 2 को अंदर ले जाओ, 2 बाय n1 स्क्वायर, 2 बाय 2 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब जस्ट कंपैरिजन किया है। सो 9 बाय 4 इक्वल टू 4 अपॉन n1 स्क्वायर। सो n1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 बाय 9, 16 बाय 9 अंडर रूट। क्लियर है इतना? डेफिनेटली वैल्यू फ्रैक्शन में कुछ में आ रहा है, हम उसे रेशियो लेकर वापस से चेक कर लेंगे। अब आते हैं हम n2 के लिए, इन दोनों को इक्वेट कर दो n2 के लिए। तो n2 तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 बाई 3, और n1 आया है 4 बाई 3। क्लियर? n1 is to n2 is 4 is to 8। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? सर 3 और 6 सर। तो मैं कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया हमने?
सर 9/16 आएगा। कुछ गलत किया क्या कैलकुलेशन? 16/9 ने फिर कितना आएगा? 9/। चलो देखो, उसमें तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाना चाहिए था, फ्रैक्शन नहीं 3 to 6 में। मुझे एक बार फिर से क्रॉस करना। r z स्क्वायर z is 3, r z स्क्वायर z is 2, 1/2 स्क्वायर minus 1/4 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर minus 1/2 स्क्वायर, 3 2। सो 2/3 को हमें n1/2 से इक्वेट करना होगा। सो 4/3 into 3 कर दो दोनों में, 4:8। एक काम करो, बेटर है ऑप्शन से चले जाओ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा इसके कंपैरिजन में। ऑप्शन से कैसे जाना है हमें? यहाँ पर n1 n2 का वैल्यू जो भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें रख के देख लो कब मैच करता है। दैट्स इट। जहां पे मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। वो बेटर अप्रोच होगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसमें। सो 1/4 minus 1/16, 9, 16 LCM आया, 4 minus 3 into 9, 27/16। सो चेक कर लेना, अपॉन में 4 कर दो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। जहां पर n1 n2 का वैल्यू रखने पे ये वैल्यू आ जाएगा, वो आंसर। ठीक है, तो 603 रखने पे आ जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। series limit of Lyman nu1, first line of Lyman nu2, series limit of Bernoulli nu3। तो nu1 nu2 nu3 में रिलेशन क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। एनर्जी डायग्राम है ना, एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। h nu1 इक्वल टू h nu2 प्लस h nu3, nu1 इक्वल टू nu2 प्लस nu3। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? nu1 इक्वल टू nu2 प्लस nu3, ए ऑप्शन। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है 12 का? वराद अथर्व क्लियर है 12? यस सर। Yes. 13th क्वेश्चन। Number of visible lines when electron returns from fifth orbit to ground state। Visible line मतलब बार्मर तो 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2, सिर्फ ये 3 लाइंस होंगी जो विजिबल में होंगी, बाकी सब दूसरे या तो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। चेक करो, विजिबल में पूछा है हमसे। 5 to 4 will not be invisible, 5 to 3 will not be invisible। सिर्फ वो लाइंस विजिबल होंगी जो किसी भी हायर स्टेट से सेकंड पे डायरेक्टली आ रहे हैं। तो हाईएस्ट 5 दे रखा है, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2। Here 13, Anshu? Yes sir। 14,
देखो, shortest wavelength of Lyman series of hydrogen is x. Shortest wavelength मतलब minimum wavelength, maximum energy infinity to 1. ये हमें दे रखा है x, कैलकुलेट करना है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन के लिए, दोनों हाइड्रोजन के लिए। चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन दी है, दूसरा कैलकुलेट करना है, रेशियो दे r z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। 1 by infinity 0, r कैंसल, नीचे बचा 1 ओनली, 1 by 4 माइनस 1 by 9, so 5 by 36। यहाँ पे आएगा x ऊपर चला जाएगा, x अपॉन lambda इक्वल टू 5 by 36, तो lambda हो गया 36 into x अपॉन 5। है कोई ऑप्शन ऐसा? यस सर। आंसर देखो, 15 question in a sample of hydrogen, electron is de-excited from level n to 1. Total number of lines belonging to Balmer series. Balmer series पे total 2 lines मिल रही है, तो Balmer series मतलब 2 पे de-excitation, तो 2 लाइन मिल रही है, मतलब 4 to 2, 3 to 2। तो हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया इस इंफॉर्मेशन से, जो टॉपमोस्ट ऑर्बिट होगा वो फोर्थ होगा, तभी 2 लाइंस मिलेंगी Balmer series, 4 to 2, 3 to 2। तो तुम्हें एक बार 4 आ गया। Now you are supplying energy this 13 electron volt, which the electron which is present in fourth orbit. तो इतना एनर्जी सप्लाई किया, आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ फोर्थ ऑर्बिट प्लस काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट कर लोगे भी काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा क्वेश्चन बन गया। Is that okay? Yes, sir. चले हम आगे। अब इसके बाद के डाउट्स अब मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 3 और भी जो भी आगे होमवर्क था मैं पार्ट 2 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम। मैं अब थ्योरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हमें लास्ट मॉडल स्टार्ट करना है, ठीक है? हेजनबर्ग हो गया था, डी ब्रोगली हो गया था हमारा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ सर, वो जो आपने डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला बताया 12.2 बाय रूट रूट वी था, वी ने क्या था पता नहीं, हाँ वही था सर। वो 12.2 है या 12.3 है? क्योंकि मॉड्यूल में 12.3 है, आपने 12.2 दिया था। तो जो तुझे अच्छा लग रहा है वो ले ले, क्या फर्क पड़ता है 12.2 12.3? मैंने नहीं देखा आज तक कि क्या है। सर वो कैलकुलेशन गलत हो गए थे एक क्वेश्चन में। कौन सा? अच्छा चल बता, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें 12.2 12.3 के कारण गलत हुआ? बता, दिखा मुझे। सर एक क्वेश्चन था, आंसर 6.1 आया मेरा 12.2 लेके, उसका पीछे आंसर 6.15 दिया था। और ये ऑप्शन थे या ये था सब्जेक्टिव था क्वेश्चन? सर। तो चलेगा, यदि आईआईटी में आया इतना 6.1 6.15 उतना चल जाएगा।
देखो एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस मॉडल का क्या है, फिर हम आगे और प्रोसीड करते हैं। जो लास्ट मॉडल में हमारे पास ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, किस टाइप के लिमिटेशंस थे? फर्स्ट लिमिटेशन था हमारे पास सर एटम शुड बी यूनिइलेक्ट्रॉन। एटम वाज यूनिइलेक्ट्रॉन, एटम शुड बी यूनिइलेक्ट्रॉन टू डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास वो लिमिटेशन हट गया, इट इज वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयंस। क्लियर? वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम था। सेकंड, in that case we have predicted exact value of position and momentum of an electron। हमने उसकी पोजीशन रेडियस बता दिया एग्जैक्ट, हमने उसका मोमेंटम वेलोसिटी बता दिया था, जो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पॉसिबल ही नहीं था। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज टू डायमेंशनल ऑर्बिट में, हम ये बोलेंगे लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, नाउ अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव दिस वॉल्यूम, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। क्लियर? So we are not going to locate its exact position। हम एक वॉल्यूम बता देंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम बोल देंगे, और ये मैक्सिमम होगा रफली 90 to 95%, जिसे हमने ऑर्बिटल कह दिया। सो टू डायमेंशन ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म, ऑर्बिटल आ गया। ऑर्बिटल is a three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। Clear? So it is based on wave nature। इसमें डी ब्रोगली वेव को भी कंसीडर किया गया, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके वेव नेचर को कंसीडर किया गया। तो जो ड्रॉबैक्स लास्ट थ्योरी में थे उसे रिमूव कर दिए। इज दैट ओके? यस सर। अब श्रोडिंगर ने क्या किया, हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन सजेस्ट की और उसमें कुछ फंक्शन डिफाइन किए, और वो फंक्शन उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें देने वाले हैं। इक्वेशन थी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा इक्वेशन उसने सजेस्ट किया, और इस छोटे से इक्वेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन के लिए सारी इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट की गई, डिराइव की गई। हर इलेक्ट्रॉन के लिए अपना एक इक्वेशन होगा, और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये जो ट्रिशुल काइंड ऑफ साइन है ना, इसे कहा जाता है साई वेव फंक्शन। वो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। इज दैट ओके? इसे सर वो साई को कैसे प्रोनाउंस PSI करते हैं? पढ़ा जाता है, और ये इसका नाम है वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। बचा क्या? XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब कुछ लिखा है। करो इतना कॉपी। ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यस तुम्हारे सामने इक्वेशन आ जाए तो तुम्हें प्रिडिक्ट करते आना चाहिए इक्वेशन सही है गलत है क्या है। चार ऑप्शन। फिर XYZ क्या आएगा? सारे जो भी वेरिएबल्स थे XYZ साई सब कुछ लिख दिया मैंने बोर्ड पर। नेक्स्ट वीक तुम्हारी छुट्टी है, पता है ना तुम्हें? Yes, सर आप sir. लास्ट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। सर वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप?
सर आवाज नहीं आ रही थी सर। Yes, sir. दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, जो हमें करना नहीं है हमारे सिलेबस में, बट जो भी कोई सॉल्व करता है उसके बाद हमें वेव फंक्शन मिलता है, और वो वेव फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। सर ये संडे को टेस्ट होने वाली है। नहीं, किसी ने अनाउंस किया है क्या? फुल टेस्ट तो नहीं है, टॉपिक वाइज कोई लेना चाहेगा तो लेगा डेफिनेटली, मतलब इवन मैं भी ले सकता हूँ। फिजिक्स की हाँ तो मेरा भी टेस्ट हुए काफी टाइम हो गया ना अभी। इवन केमिस्ट्री का भी होगा, और क्या होगा, जहां तक पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां तक भी कवर होगा। सर आईटीसी भी रहेगा क्या? J2 एटॉमिक till last lecture, atomic structure only till last lecture. As such, it has no physical significance, but its value give all type of information about an electron, like its approximate position, momentum, energy, shape and size of orbital. It can have both positive and negative sign. अब हमने एक टर्म डिफाइन किया था orbital, where the probability of finding electron is maximum. अब probability तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, अब probability यदि नेगेटिव नहीं होगा तो हम एक और नया टर्म डिफाइन करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, साई स्क्वायर। Probability density function. Probability of finding electron per unit volume. Density, mass by volume. Density means something by volume. Probability density, probability of finding electron upon volume. Per unit volume में electron के होने की probability क्या है? That is probability density, and it is always positive. किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, and the probability cannot be negative. ये हमेशा पॉजिटिव, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव, तो साइज पर पॉजिटिव होना ही। थोड़ा सा हटके मॉडल, इसमें जो वे ऑफ थिंकिंग है, थॉट प्रोसेसिंग है, थोड़ा अलग था।
इलेक्ट्रॉन को लेकर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ वॉल्यूम सजेस्ट कर दिया गया और बोला गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है और वो वॉल्यूम के शेप साइज को एक्सप्लेन किया गया है। सर श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करके मतलब एक से ज्यादा वैल्यू जा सकते हैं? जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिकली हमें साइन मिलता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमें मिलता है जब हम सॉल्व करते हैं। वी डू नॉट गेट एनी फिक्स वैल्यू, ऐसा नहीं साई का वैल्यू चलो 5 आ गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक फंक्शन आएगा, वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन होता है। आगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तुम देख पाओगे कि साई कैसा होता है। मतलब तुम अभी मैं एग्जैक्ट तुम्हें इमेजिन नहीं करवा पाऊंगा। उसमें कुछ थीटा भी होते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ रेडियस होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सा फंक्शन होता है जिसे अलग तरह उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ये है यहाँ पर, ये तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो यू डू नॉट गेट एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ साई, राइट। तो इसका मतलब है साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इट डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड। पता है जो एक्स वाई जेड है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम and this Cartesian coordinate system can be converted into polar और spherical coordinate system, जिसे हम r, theta, phi में भी convert कर सकते हैं। अब पहले मैं ये बता देता हूँ what is r, theta, phi, what is this polar coordinate system। polar और spherical लेट्स से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होती हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर। एक पॉइंट पी है 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट पी का, इसे कहा जाता है आर, और ये आर का वैल्यू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। पढ़ा है कैसा कभी पहले तुमने? यस सर। यस सर। यस सर। यस Yes, सर, sir. वेक्टर। वेक्टर में angle of this r with y axis is let's say theta, so can you say that y equal to r cos theta? यस क्या मैं सर। बोल सकता हूँ तो y कोऑर्डिनेट r cos theta होगा? ये भी पढ़ा है वेक्टर में। यस सर। यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P का एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं। इसका प्रोजेक्शन लिया हमने। क्लियर। इस प्रोजेक्शन का एंगल विद एनी अदर एक्सिस, लेट्स से x एक्सिस इज फाई। अब थोड़ा सा विजुलाइज करना है 3 डायमेंशन में। इमेजिन करो। क्लियर। ये ओरिजिन है यहाँ पर, जो तुम्हें कॉर्नर दिख रहा है। इस पॉइंट से एक 3 डायमेंशन में यहाँ पे पॉइंट P आ गया। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r। क्लियर। अब ये r हो गया, इसका एंगल y एक्सिस के साथ थीटा। इसका मैं शेडो ले रहा हूँ, प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। प्रोजेक्शन मतलब अपोजिट प्लेन पर, तो ये प्रोजेक्शन हो गया। अब इस प्रोजेक्शन का एंगल x एक्सिस के साथ फाई। समझ पा रहे हो? एक बार रिपीट करना सर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r, उस r का एंगल y एक्सिस के साथ थीटा, उस r का प्रोजेक्शन अपोजिट प्लेन पर, उसका एंगल अनदर एक्सिस के साथ y। क्लियर। और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा cos फाई। प्रोजेक्शन ये r है, r cos थीटा ऊपर, उसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पे r sin थीटा। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर दिस r sin थीटा। अब इसका y ये वाला कंपोनेंट, तो डिस्टेंस इनटू cos फाई। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आएगा। और नहीं भी आ रहा है तो पूरा एक चैप्टर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 12th मैथमेटिक्स। तो 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल r थीटा फाई, तुम x y z को r थीटा फाई में कन्वर्ट कर सकते। ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं। थोड़ा सा इंजीनियरिंग के बच्चे, उसको मैंने मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा बता दिया।
समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझना। So psi, which can be a function of r theta phi, r radial distance, theta phi angles. This can further break into two functions. इसे हम फर्दर दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऑफ रेडियस, सेकंड पार्ट फंक्शन ऑफ एंगल। जो तीन पार्ट थे r थीटा फाई पे डिपेंड कर रहे थे, इसे हमने दो पार्ट में सेपरेट कर लिया। क्लियर? एक है रेडियस का फंक्शन, एक है एंगल का फंक्शन। Which is a function of radius is called radial wave function. This is the function of angle called angular wave function. ये रेडियस का फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन, ये एंगल का फंक्शन एंगुलर वेव फंक्शन। क्लियर? अब ये क्या है, r थीटा फाई तीनों इंक्लूड है, दिस इज कॉल्ड टोटल वेव फंक्शन। क्या इतना क्लियर है? एक फंक्शन है जो तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक है रेडियस और दो है एंगल्स। तो रेडियस को अलग कर लिया हमने, एंगल्स को अलग कर लिया। जो एंगल पे डिपेंड किया एंगुलर वेव फंक्शन, जो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है रेडियल वेव फंक्शन। कैपिटल R ब्रैकेट स्मॉल r, इसका मतलब होता है कैपिटल R इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। कैपिटल R कुछ ऐसा हो सकता है, लेट्स से r स्क्वायर माइनस 25, ये हो गया तुम्हारा रेडियल वेव फंक्शन, जस्ट फॉर एग्जांपल। क्लियर? तो रेडियस एंड रेडियल वेव फंक्शन दोनों डिफरेंट है, ये इसका फंक्शन है, मतलब r पे डिपेंड करेगा। a थीटा फाई कुछ ऐसा हो सकता है, sin 180 माइनस थीटा cos फाई, लेट्स से कुछ ऐसा हो। क्लियर? फंक्शन ऑफ एंगल्स। Yes, sir. हो गया है कॉपी उतना? यस सर। यस सर। यस सर। We have one term called node, node और एंटी ऑर्बिटल। हाँ, क्या लगता है नोड यदि ऑर्बिटल ऐसे डिफाइन किया गया है where the probability is maximum, तो एंटी ऑर्बिटल है नोड को कैसे डिफाइन करेंगे, जल्दी से बता दो। where probability is minimum। और मिनिमम कितना वैल्यू हो सकता है प्रोबेबिलिटी का? 0. 0। Good. 0 सर। Probability of finding electron is 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा हमें। सर तो फिर नोड का फायदा क्या है? फायदा नुकसान तो हमें किसी मतलब फायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं। नोड का फायदा क्या है, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं जो तुम्हें सर क्वेश्चन मतलब उससे हम क्या पता कर सकते हैं? सर जैसे कि नहीं है, ये पता कर सकते हैं। देखो ये न्यूक्लियस, लेट से ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? देन ये नोड है, फिर फर्दर ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे ऑर्बिटल है, कहाँ पे नोड है, दोनों क्लियर होना चाहिए। ओके सर, यस सर। मतलब एक ऑर्बिटल, एक एटम को कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा, तो पूरे एटम के बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए, उसकी स्टडी कर रहे हैं। सर फिजिकली ऑर्बिटल है क्या? आवाज नहीं आई किसी की, काफी कम आवाज थी किसी की। सर फिजिकली ऑर्बिटल है क्या? किसी के लिए ऑर्बिटल सर वो पूछ रहे कि Physically- फिजिकली ऑर्बिटल है क्या, या फिर physically- ऑर्बिट ही है रियल में? फिजिकली तो कुछ भी नहीं है, फिजिकली सिर्फ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी कुछ नहीं है, मतलब प्रोटॉन से सेंटर पर और इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जहां मूव कर रहा है वो एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना दी, जिसको तुम ऑर्बिट बोल दो, ऑर्बिटल बोल दो, जो तुम्हें जैसा डिफाइन करना है वैसा कर दो। फिजिकली तो कुछ भी नहीं है। यदि हम इतने छोटे होते, हम इतना छोटा देख पाते कि एटम के अंदर चले जाएं, तो हमें सिर्फ न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस मतलब जहां पे सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एक साथ इकट्ठे हैं वो पॉइंट दिखता और इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखता, दैट्स इट। इसके अलावा थोड़ी वहां पे लाइक अर्थ इज मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, क्या ऑर्बिट कोई फिजिकल बाउंड्री है? क्या कोई किसी ने ट्रैक बना दिया, चलो इस ट्रैक पे अर्थ चलेगी? समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो physically तो कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन के अलावा। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल बाउंड्री वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट। सर तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता क्या, मतलब उसकी पोजीशन से? तो मतलब तुम अब तक क्या इमेजिन कर रहे थे, बाहर नहीं निकलता है मतलब किसी ने पकड़ रखा था क्या उसको पहले? मतलब नहीं सर, सोल बाहर इलेक्ट्रॉन, कौन यानी निकलेगा? सिर्फ ऐसा अकेले के इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो घूम रहा है अकेला फ्री। अकेले घूम रहा है, अकेले किसी, अकेले किसको अच्छा लगता है? कोई तो साथ में चाहिए ना। ऐसा है देखो, इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर नहीं जाता है बिकॉज इट हैव प्रोटॉन्स एट द न्यूक्लियस एंड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोटॉन it is more stable inside the atom than outside the atom, right? यस सर। सर मतलब ऑर्बिट वाला और ऑर्बिटल दोनों में से मतलब कौन सा करेक्ट था? The last model is most appropriate, but still for one electronic system, for mathematical purpose calculation we can use Bohr's model also, क्योंकि जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो चल जाएगा 2 डायमेंशन, बट एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी तो फिर 3 डायमेंशन आएगा ही आएगा पिक्चर, ठीक है? Quantum numbers, these are the 4 numbers which describes all type of information about an electron, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो डिराइव की गई है श्रोडिंगर इक्वेशन। 4 क्वांटम नंबर में से पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव किए गए और लास्ट वाला कहीं और से आया है, वो श्रोडिंगर से डिराइव नहीं किया। या ये बोले लास्ट वाला जो इंफॉर्मेशन देगा वो श्रोडिंगर
इक्वेशन से नहीं आएगी, कहीं और से डिराइव। कॉपी किया इतना? यस सर। यस सर। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ऑनवर्ड्स में डाउट्स लूंगा, उतना कर लेना। यस सर। और यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी आज तो होमवर्क कुछ भी नया ऐड नहीं, इतना कवर कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद शायद कुछ रहेगा। सर फोर्थ कैसे डिराइव किया था नंबर? क्या बोल रहे हो? फोर्थ नंबर डिराइव कैसे किया था? आएंगे ना, जब वो डिफाइन करेंगे तब बताएंगे। ओके सर।